हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सिविल इंजीनियर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25/9/2020 से आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी। तो आज से प्रतिदिन हम एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमको पढ़ना है इरिगेशन। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट कल सुबह 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट को मैंने जितने भी बनाए हैं वो सब सरल लैंग्वेज में हैं। तो सबसे पहले इरिगेशन का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि खेतों पर फसलों को उनकी मांग के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आवश्यक नोट मैंने बनाया है कि कृषि के लिए जहां उपजाऊ जमीन, उत्तम बीज तथा अच्छी खाद की आवश्यकता होती है, वहां पर सिंचाई का भी महत्व होता है, जिसमें फसलों को बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति, बढ़ोतरी तथा पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। यह आप सभी को पता है। अब आता है, सब जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सब इम्पोर्टेंट्स हैं। इसमें आपके 7 से 8 लेसन कवर हो जाएंगे। तो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अब आता है सिंचाई जल के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन वाटर। तो सोर्स क्या होता है सिंचाई जल के? एक होता है वर्षा, जो सीधे खेतों पर पड़ती है। जब वर्षा होती है तो सीधे खेतों पर पड़ती है। दूसरा आता है प्राकृतिक झीलें, जलकुंड। तीसरा आता है नदी, नाले, जलाशय। जलाशय वो होते हैं जो बारिश वारिश में भर जाते हैं। और चौथा आता है कुएं, नलकूप मतलब नल, भौम जल। भौम जल मतलब मोटर वोटर जो होती है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई प्रणाली के लाभ तथा हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो लाभ क्या होता है? राजस्व में बढ़ोतरी होती है, मतलब पानी का खर्चा बच जाता है। दूसरा है अकाल तथा सूखे से बचाव। तीसरा होता है उत्पादन में बढ़ोतरी, ठीक है, क्योंकि उसको उचित मात्रा में पानी मिल जाता है। हानि क्या है कि मच्छरों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है, सीलन आ जाती है और जल कृषण हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंचाई प्रणाली क्या होती है। ये दो तरह की होती है, एक होती है प्राकृतिक सिंचाई, नेचुरल इरिगेशन, और सेकंड होती है कृत्रिम सिंचाई, आर्टिफिशियल इरिगेशन। तो अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक। एक होता है वर्षा सिंचाई। वर्षा सिंचाई जो जब वर्षा होती है तब हम लोग करते हैं। जैसे इसमें हम लोग धान बोते हैं, चावल बोते हैं। और बाढ़ सिंचाई क्या होती है? बाढ़ सिंचाई मान लीजिए जहाँ पे अधिकता हो जाती है पानी की, वहाँ पे कई फसलें उगाई जाती हैं, जैसे धान उगाया जाता है। ठीक है, बाढ़ इसमें बांध बना दिया जाता है, बांध के जरिए पानी को छोड़ा जाता है, इसे बाढ़ सिंचाई कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम सिंचाई मतलब आर्टिफिशियल इरिगेशन में क्या है, इसमें 12 मासी सिंचाई होती है, मतलब पाइपों द्वारा, नदियों द्वारा होता है। मौसमी सिंचाई होती है, ठीक है, मौसम के अनुरूप जो फसलें उगाई जाती हैं। जलाशय सिंचाई क्या होती है? जलाशय सिंचाई मतलब जो तालाब तालाब भर जाते हैं, ठीक है, नहर भर जाती हैं वर्षा के कारण, उससे हम लोग जलाशय सिंचाई कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है फसलों को पानी देने की विधियाँ। एक होता है सतही सिंचाई विधि। आप लोग ने देखा होगा कि जो जहाँ पर खेती होती है वहाँ पे बांध बना दिए जाते हैं, ठीक है, एक छोर से छोड़ा जाता है पानी और उससे पूरा खेत कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ये मतलब डीप में तो नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लीजिए। एक होता है अधस्थल विधि, ठीक है, इसमें क्या होता है पाइपों द्वारा पानी ले जाते हैं, प्लास्टिक की जो पाइप होती हैं उसके द्वारा पानी ले जाते हैं। ये भी सिंपल आप लोगों ने देखा होगा। ये थोड़ा एडवांस है, छिड़काव या बौछार विधि। इसमें पाइपें बिछा देते हैं पूरे खेत में, ठीक है, और इसमें छिड़काव होता है, मतलब बौछार होता है। इसमें पानी की लागत कम आती है, ठीक है, और उचित नमी भी बनी रहती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्षा जल तथा अपव्यय जल। आपको ये जरूर पूछेगा, हर ईयर पूछता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना कंपलसरी है। जलीय चक्र, हाइड्रोलिक साइकिल। अब आपको पता होगा सूर्य की किरणें से सागरों, झीलों, जलकुंडों, नदियों इत्यादि का पानी वाष्प बनकर उड़ता है, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर बादलों का रूप ले लेता है। ठीक है, वाष्प अनुकूल वायुमंडलीय प्रभाव पाकर वर्षा व बर्फ के रूप में
पुनः भूमि पर बरसते हैं। ठीक है, प्रकृति का यह चक्र अंतरकाल से चला आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सरल मैंने ये थ्योरी लिखी है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसका एक डायग्राम होता है, आप ये देख सकते हैं। इसमें आपको बादल दिख रहा होगा, नदी दिख रहे होंगे, पेड़ दिख रहा होगा और वाष्पीकरण दिख रहा होगा। तो ये आप चित्र सही से देख लीजिए और इसको बना लीजिए। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको नंबर अधिक मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपको 7 से 8 लेसन में सारे कवर हो जाएंगे। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन समझने में। ठीक है, आह्वा क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? कैचमेंट एरिया। ठीक है, भूमि का पूर्ण क्षेत्र जहाँ वर्षा जल बहता हुआ नदी नालों में आ जाता है। ठीक है, उसे वर्षा जल को नदी का अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो भी पानी आ जाता है, वर्षा का जल, नदियों का जल, बाढ़ का जल आ जाता है आपके खेतों में, उसको कहते हैं आवाह क्षेत्र। ठीक है, कैचमेंट एरिया। अब इरिगेशन में मस्ट इम्पॉर्टेंट है सॉइल, मृदा। मृदा का क्या उपयोग है? ठीक है, कैसी कैसी मृदा होनी चाहिए? तो सॉइल, आपको पता है कि चट्टानों का विघटन भौतिक एवं रासायनिक क्रिया द्वारा, ठीक है, सृष्टि के आदिकाल से ये सॉइल बनती आ रही है। अब इसको फसलों में क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फसलों की उत्पत्ति तथा आधार के लिए मृदा की ऊपरी परत, ठीक है, जिसे मृदा सॉइल कहते हैं, इसकी गहराई 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक ली जा सकती है। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ, इसकी गहराई 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक ली जा सकती है। ये आपको सॉइल के बारे में पता हो गया। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, प्रकार। प्रकार ये है कि रचना के अनुसार कि आपकी मिट्टी कैसी है, रचना उसकी कैसी है, बलुई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। अब आता है कणों के माप के अनुसार, कंकड़ीली है या बहुत नमी वाली सॉइल है। अब आती है एक आयु के आधार पर। ये आपको इस पे डीप पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आप इतना याद कर लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल 3 प्रकार के होते हैं, रचना के अनुसार होते हैं, कणों के माप के अनुसार होते हैं, आयु के आधार पे होते हैं। अब आता है सॉइल का ट्रीटमेंट। यदि आपकी सॉइल बेकार है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? ठीक है, तो उसमें होता क्या है, सॉइल में सोडियम के कार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, आदि लवण होते हैं। ठीक है, जिसकी अगर अधिकता हो जाए तो फसल नहीं उगती है। ठीक है, तो इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। एक होता है अस्थायी उपचार, एक होता है स्थायी उपचार। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आते हैं स्थायी उपचार में। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल होता है, सभी लोग करते हैं ये। ठीक है, काफ़ी पुराने समय से ही चलता आ रहा है। खेत की पर्याप्त गहराई तक खुदाई करने से हानिकारक लवण को कम किया जा सकता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, कि आप गहरी खुदाई कर दीजिए तो आपके बहुत कम मतलब हो जाते हैं और अच्छी परत जम जाती है। अब आता है अस्थायी उपचार, जहाँ बहुत ज़्यादा लवण की अधिकता हो जाती है, फसल उगती ही नहीं है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए खेत है। ठीक है, ये देखिए, ये खेत इतना है, ये यहाँ से रहा तक खेत है आपका। ये हम पानी भर देते हैं, इसमें पानी की कमी नहीं होने देते हैं, भरते जाते हैं और इसके दोनों साइड गड्ढे कर देते हैं। ठीक है, और एक बांध बना देते हैं। ये पानी रिश्ता रहता है, रिश्ते रिश्ते इसके लवण यहाँ आ जाते हैं। इसमें इस बात का ध्यान किया जाता है कि पानी की कमी ना हो, अगर कमी होगी तो वापस लवण उसी मृदा में रिस जाएगा। और यह ट्रीटमेंट अधिकतर धान की फसल में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। 4वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मृदा की उपजाऊ शक्ति सुधारने की विधियां क्या हैं? ठीक है, तो 3 प्रकार से होती हैं। खाद के प्रयोग से, फसलों के लिए चक्रीकरण, मतलब आप बदल बदल कर फसलें बोएं। अगर आप एक ही फसल बोते रहते हैं तो उसकी उपजाऊपन कम हो जाएगी। ठीक है, आपको जो तीसरा पॉइंट है, खेत को विराम देकर, ठीक है, खेत को विराम भी देना चाहिए। अब इसका 5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रवाह सिंचाई। प्रवाह सिंचाई क्या होता है? प्रवाह मतलब वेगशील। इसमें क्या होता है, नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, बरसाती नाले होते हैं आदि। ठीक है, इसमें पानी बहता रहता है, तो हम क्या करते हैं,
बेसिक से इसमें बांध बना देते हैं और हमारे जहाँ खेत होते हैं उस तरफ पानी का बहाव काट देते हैं, जो पानी खेत की तरफ आ जाता है, जिससे हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। ये नदियों से आ सकता है, नालों से आ सकता है, ठीक है, बरसाती नालों से आ सकता है। ये प्रवाह सिंचाई के कारण है। तो इसमें आप डीप में लिख सकते हैं नदियों के बारे में कि प्रोसेस क्या होता है, कि उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, पानी काटने से खेतों से आराम से वेग ग्रेविटी के द्वारा आराम से पानी लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो अगला पार्ट है कल सुबह 10 बजे अपलोड किया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं समझ में आ गए होंगे। तो आप कल तक प्रैक्टिस कीजिए, कल एक नया वीडियो आ जाएगा, ठीक है, तो उसे समझने की कोशिश करें। मेरा एम ये रहेगा कि 17 या 18 तारीख तक मैं पूरा कोर्स ख़त्म कर दूं और आप पढ़ पाएँ और 25 से अच्छे से पेपर दे पाएँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल कीजिए। थैंक यू।